गुड मॉर्निंग। आइए इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करते हैं हम। आज के लेक्चर में हमें क्या स्टडी करना है? डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग किसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है? कंज्यूमर के लिए या प्रोड्यूसर के लिए? प्रोड्यूसर के लिए। अगर आपको इतनी बात पता है तो इस टॉपिक में आपको कहीं दिक्कत नहीं है। डिमांड फोरकास्टिंग प्रोड्यूसर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर ये जानना चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट कितना बिकेगा, उतना ही बनाना चाहता है, फालतू बना के रखना चाहता है, उतना ही बनाएगा। फालतू बनाया हुआ गुड्स क्या नुकसान देता है? ऑब्सोलीट, पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा? अगली दिवाली तक खराब हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पड़ा पड़ा सामान स्टोरेज कॉस्ट मांगेगा, रेंट मांगेगा। ठीक है। पड़ा पड़ा सामान इंटरेस्ट खाएगा। ठीक है। एक तो मैं बेच देता तो कैश आ जाता, और एक बेचा नहीं तो कैश नहीं आया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो होती है ना। और भी बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज जुड़े होते हैं। इसलिए हमें डिमांड फोरकास्टिंग करनी चाहिए। डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे तो बहुत सारे फायदे मिलेंगे, और डिमांड फोरकास्टिंग नहीं करेंगे तो बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ेंगे। ठीक। डिमांड फोरकास्टिंग ना करना मतलब अपने प्रोडक्ट की डिमांड जाने बिना उसका प्रोडक्शन कर देना। इज लाइक कि अंधेरे में क्या मारना? तीर मारना। और वो कितना निशाने पे लगेगा वो तो सबको पता ही है फिर। ठीक है। समझ में आ गई बात? हम तो प्रकाश में तीर मारते तो ही निशाने पे नहीं लगता, अंधेरे में मारा होता नहीं कहां जाएगा। क्लियर है? इसलिए आपको प्रॉपर प्लानिंग से काम करना होता है। प्लानिंग कब होगी? जब आप फोरकास्टिंग करेंगे। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, बाय होम टू बी डन। फोरकास्टिंग प्लानिंग का ही दूसरा नाम है। ठीक है। और डिमांड की प्लानिंग करने में कोई बुराई है क्या? 1% बुराई। चले आइए, डिमांड फोरकास्टिंग के बहुत सारे मेथड हमारे मॉड्यूल में दिए हुए हैं। सबसे पहले मेथड को हम डिस्कस करते हैं। सबसे डायरेक्ट, सबसे सिंपल मेथड और सबसे पुराने मेथड में से एक, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। कौन सा गुड्स बिकेगा, कौन सा नहीं बिकेगा, कंफ्यूज हो, किससे जाके पूछूं? बायर से पूछ लो। बेटा तू क्या खरीदेगा? बेटा तेरे को क्या चाहिए बता, तेरे को जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा ही बना दे। बायर से आपने पूछा और फिर वैसा प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है। बिकने के चांस ज्यादा या कम? ज्यादा है। लेकिन क्या बायर आपको उल्लू भी बना सकता है? और फिर ना सकता है कि बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया। ठीक है। देखो बहुत बड़ी इसके अंदर एक लिमिटेशन। आप किससे पूछ रहे हो? बायर से। बायर आपको क्या लगता है? सत्यवादी हरिश्चंद्र है? ठीक है। खास तौर पे कैसे बायर? हरियाणा वाले बायर्स। उनसे पूछोगे कि ताऊ के सामान खरीदेगा, जो नहीं खरीदना हो वो नाम लेगा। क्यों? क्योंकि उसको सामने वाले क्या लेने हैं? मजे। यही तो हरियाणवी कल्चर है। ठीक है। झंडू बंडू। ठीक है। यहाँ पे मजे लेने हैं, स्वाद लेने हैं। तो क्या ऐसे एरिया में जहां पे लोग अपने मन की बात नहीं बताते, क्यों बताऊं तन्ने? ठीक है। ऐसी थिंकिंग रखते हैं, क्या वहां पर ये मेथड फिट हो पाएगा? इसलिए हाउस होल्ड गुड्स को बेचने के लिए, यानी कि रिटेल मार्केट में गुड्स बेचने के लिए अच्छा मेथड नहीं। ये सिर्फ वहीं यूज हो सकता है जहां पर आपका बायर पढ़ा लिखा समझदार हो, जिसको पता है कि सप्लायर को कितना नुकसान हो जाएगा उसकी एक झूठी बात से। ठीक। तो ये इंडस्ट्रियल बायर्स अगर आपके हैं तो यूज किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल बायर्स का वैसे भी फिक्स पैटर्न होता है। वे बहुत सोच समझ के जवाब देंगे या उलझुल जवाब देंगे। सोच समझ के जवाब देंगे। हाउस होल्ड से पूछोगे वो कुछ भी बोल देगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने सामान लेना भी नहीं है तो भी कह देगा हाँ लूंगा, ऐसा बना के लाना। और जब आप बना के लाए नहीं लिया, बोले क्या कर लेगा? कोई ऑफर एक्सेप्टेंस थोड़ी होगी, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बन गया, लो पट रखा है हमने। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो वो वहां पे मानेगा थोड़ी। तो इसलिए हो सकता है बायर का मूड स्विंग हो जाए इतने दिनों में, जितने दिनों में आप सामान बना के तैयार करो। हो सकता है बायर झूठ बोल गया हो सकता है बायर को खुद को ही नहीं पता मैं बोल क्या? क्योंकि सारे बायर रैशनल नहीं होते। ठीक है। देखिए जरा इस मेथड को। 3 टाइप के सब मेथड इसमें दिए हुए हैं। कंप्लीट इनमरेशन मेथड का मतलब क्या है? जहां पे हम कितने बायर से पूछें? सभी से। अगर 100 बायर है तो 100 से, 1 लाख है तो 1 लाख से। ठीक है। सैंपल सर्वे मेथड का मतलब सबसे पूछिए, सैंपल ले दे। होमोजीनियस बायर्स के अलग अलग ग्रुप बना दे। एक ग्रुप में जितने भी बायर्स है वो होमोजीनियस होने चाहिए। दूसरे ग्रुप में, ठीक है, जो बायर है वो पहले ग्रुप से हेट्रोजीनियस है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर जो बायर है वो सारे एक दूसरे से होमोजीनियस है।
ठीक है, यानी डिफरेंट ग्रुप बना लीजिए और हर ग्रुप के अंदर जो बायर्स हैं उनका टेस्ट लगभग सेम होना चाहिए। ठीक, हेट्रोजीनस ग्रुप बना लीजिए जिनके अंदर बायर्स होमोजीनियस हो। क्लियर है? उससे आप पूछ लीजिए। अब आपने बहुत सारे ग्रुप बना लिए, जैसे आपने उम्र के हिसाब से ग्रुप बना दिया, ठीक है, कि भी ये प्रोडक्ट मेरा इस उम्र के लोग कितना खरीदेंगे, इस उम्र के लोग कितना खरीदेंगे, और आपने हर उम्र के लोगों का जो ग्रुप बनाया, ठीक है, उसमें सैंपल उठा लिए। सभी यंगस्टर से पूछा या कुछ से पूछ लिया? कुछ बुजुर्गों से, कुछ बच्चों से, ठीक है, और कुछ हमारे जैसों से, ठीक है। तो सबसे पूछ लिया उन्होंने, लेकिन सबसे पूछा भी नहीं। सबसे पूछ लिया का मतलब ग्रुप बना के उनमें से सैंपल उठाया, सबकी राय उन्होंने ले ली, बट सबसे पूछ के ना उन्होंने क्या किया, पहले ग्रुप को साइंटिफिकली डिवाइड कर दिया और फिर ग्रुप में से कुछ सैंपल उठा के पूरे ग्रुप की ओपिनियन उनको पता लग। ठीक है, ये मेथड जो है ये कम टाइम कंज्यूम करेगा या कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा? ये कम, और कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड ज्यादा। ये वाला मेथड कम टाइम कंज्यूम करेगा क्योंकि इसमें हम सबसे पूछ रहे हैं या कुछ से। और क्या कुछ से पूछ के हम सबके बारे में राय बना सकते हैं? हाँ, चाहे वो बिल्कुल सही नहीं होगी बट काम चल जाएगा। वैसे भी सबसे पूछोगे तो एकदम सही राय बन जाएगी, वे झूठ बोल जाएंगे, उनका क्या करोगे आप? ठीक है, बायसनेस आ जाए। ठीक, तीसरा एंड यूज मेथड। एंड यूज मेथड वहां पर यूज होता है जहां पर आप इनपुट्स को बेचते हो। इनपुट्स का मतलब होता है कि आप जो गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, वो कोई और खरीदेगा, वो फिर उसको फर्दर प्रोसेस करेगा, फिर आगे प्रोसेसिंग होगी, फिर एंड यूजर तक जाएगा। तो आपको पता है कि मेरा जो गुड है, मैं जो बेच रहा हूं, वो किसी और के लिए इनपुट है, तो वो उसको क्या करेगा, आगे प्रोसेस करके आउटपुट बना के बेचेगा। और उसके 2-3 स्टेज ऐसे हैं। तो आप अपने अल्टीमेट बायर से पूछो, उसका फायदा नहीं, क्योंकि वो खुद डिपेंडेंट है किसी और पर, वो खुद डिपेंडेंट है किसी और पर। तो आप किससे पूछ लो? सीधा जाके एंड यूजर से। अगर एंड यूजर खरीदेंगे सामान ज्यादा तो अपने आप ही बाहर आ जाएगी मार्केट में चारों तरफ, और एंड यूजर खरीदेंगे कम तो अपने आप ही सबके ऑर्डर क्या होते जाएंगे? कम कम कम। तो एंड यूजर से बात की जा सकती है। अगर आप जो गुड्स बेच रहे हो, वो आपका जो बायर है वो खरीद कर क्या करता है? कंज्यूम नहीं करता, आगे बेच देता है। तो किससे बात करने का फायदा है? एंड यूजर। मान लो मैं कोई फ्रिज बेचता हूं और मैं फ्रिज जिसको बेचता हूं वो होलसेलर है। होलसेलर किसको बेचेंगे? आगे रिटेलर, और रिटेलर किसको बेचेगा? अल्टीमेट कंज्यूमर। तो किसका सर्वे करूं? होलसेलर्स का, रिटेलर्स का, या अल्टीमेट कंज्यूमर? उसको एंड यूजर। ठीक है, चले आगे। आइए बेटा, यहां पे बर्डन किसके ऊपर डाल दिया हमने कि गुड्स ज्यादा खरीदे जाएंगे, कम खरीदे जाएंगे? कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसा होता है? समझदार या अति समझदार? कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये मेथड रिलायबल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। बायसनेस बहुत ज्यादा है, मिस जजमेंट कर सकता है कस्टमर, मिसलीड कर सकता है, मजे ले सकता है, आपके अपने प्लान को ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, इसलिए हाउस होल्ड कंज्यूमर के लिए मेथड क्या है? अनसुटेबल। किसके लिए सुटेबल है? इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए। अगर आपका कस्टमर कैसा है? बहुत ज्यादा या लिमिटेड? लिमिटेड, उसके लिए मेथड। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर ने सोचा तो था कि मैं खरीदूंगा, फिर खरीद नहीं पाया, और सोचा उस टाइम भी उसको पता था मैं खरीद नहीं पाऊंगा, फिर भी बोल दिया कि ऐसा बना लाना। ठीक है, इच्छाएं होती है ना। जैसे गली में, ठीक है, एक होकर जा रहा है, गली में एक होकर जा रहा है, जैसे शिवम जा रहे हैं, कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो। उसको देखकर नीलेश के बच्चे भी बाहर निकल आए, विकास के भी निकल आए, ऋतिक के भी निकल आए, और बोले अंकल देना, अंकल अंकल देना। ठीक है, तो अंकल से आइसक्रीम मांग रहे हैं, अंकल दे देगा? ये क्या, पहले पैसे लाओ। पता है कि इनमें से 2 के बाप तो हरामी हैं, देंगे नहीं। तो क्या कंज्यूमर की बात पे ब्लाइंड फेथ करना सही होगा? ठीक है, इसलिए ये मेथड बहुत सही है या कुछ हद तक सही है? सारे कुछ हद तक सही होंगे। चलिए अगला मेथड है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड या ग्रास रूट मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसके ऊपर। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड में आपको अपने सेल्समैन से पूछना है कि बता भाई भाभी जी को क्या पसंद है, क्योंकि भाभी जी के सबसे नजदीक कौन रहता है? सेल्समैन। सारा दिन डोर टू डोर कौन जाता है? सेल्समैन, या फिर सेल्स मैनेजर, या फिर जनरल मैनेजर, कौन जाता है? सेल्समैन। तो सेल्समैन को ग्राउंड रिपोर्ट पता होती है, धरातल की सच्चाई। ठीक है, तो ग्रास रूट मेथड क्यों बोल रहे हैं? समझ में आ गई बात?
क्योंकि सेल्समैन जो होता है वो एसी के अंदर पड़ा रहता है या फिर फील्ड में काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको फील्ड रिव्यू मेथड भी बोलते हैं कि फील्ड में उतरो, पूछो, ठीक है, बताओ, वहां से पता चलता है। तो एक तो आपने डायरेक्ट कंज्यूमर से ही पूछ लिया, उसको तो हमने बोल दिया सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, और एक आपने अपने सेल्स फोर्स की ओपिनियन दी, उसको हमने बोल दिया कलेक्टिव ओपिनियन या ग्रास रूट मेथड। ग्रास रूट मेथड में हमने कंज्यूमर से डायरेक्ट बात तो नहीं की, इसलिए इस मेथड के मुकाबले कम डायरेक्ट है, बट जिससे हमने बात की वो कंज्यूमर के सबसे क्लोजेस्ट है, यानी सेल्समैन। सेल्समैन से आपने जो राय ली उसके ऊपर आप ब्लाइंडली फेथ करेंगे या वो बायस्ड हो सकती है। कई सेल्समैन ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कई पेसिमिस्टिक होते हैं, कईयों को लगता है इस साल सामान ज्यादा बेच देंगे सर हम, कईयों को लगता है सर बिकेगा ही नहीं इस साल, मनाओ ही मत, फैक्ट्री बंद कर दो, आज वो घर चलते हैं सारे अपने। ठीक है, तो देखो क्या हम उनकी बात पे अंधाधुंध भरोसा कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, हम उनके दिए हुए ओपिनियंस को कलेक्ट करेंगे और फिर उसको एज इट इज यूज करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर हम उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को, ठीक है, कंसीडर करेंगे, जैसे कि चेंज इन द सेलिंग प्राइस। सेल्समैन पास्ट के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, उसके बेसिस पर वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या पिछले साल और इस साल प्राइस सेम है? अलग हो सकता है। तो चेंज इन प्राइस का असर क्या होगा उसको भी हमें कंसीडर करना होगा। तो सेल्समैन की ओपिनियन, सर इस साल डिमांड इतनी रहेगी। अब हम ये देखेंगे पिछले साल के मुकाबले प्राइस घट गया है तो डिमांड और ज्यादा रह सकती है। ठीक है, हमने देखा इनकम लोगों की बढ़ गई है तो और ज्यादा रह सकती है, एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा हुए हैं तो और ज्यादा रह सकती है। ठीक है, कंपटीशन बहुत कम हो गया है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और ज्यादा रह सकती है। और सेक्युलर फोर्सेज जो होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनको सेक्युलर फोर्सेज बोलते हैं, जैसे कि कस्टमर की परचेजिंग पावर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इंप्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, लार्जली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं ये, नेशनल इनकम वगैरह, ये सब बढ़ गई है, इंप्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया है तो पिछले साल जितना माल बिकेगा ज्यादा बिक जाएगा, ज्यादा बिकने की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है जी, दिस मेथड इज सिंपल बेस्ड अपॉन द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का मतलब कंज्यूमर से सबसे नजदीक होते हैं सेल्समैन, उनसे हमने बात की है। लेकिन इसमें सब्जेक्टिविटी है, बायसनेस है, और इसलिए इसको शॉर्ट रन में यूज किया जा सकता है, लॉन्ग रन में यूज, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में यूज क्यों नहीं हो सकता इतने लंबे समय में? ठीक है, जो पास्ट का बिहेवियर है वो टिक नहीं पाएगा। ठीक, टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? दो, एक को क्या बोला था हमने? पीक, एक को हमने क्या बोला था? ये सबसे खतरनाक होते हैं। क्यों? मान लो कि आप टर्निंग पॉइंट पे नहीं हो, तो आपने सोचा कि पिछले साल बिका था 100, इस साल बिकेगा 120, तो आपकी बात सही साबित हो जाएगी लगभग। और आप टर्निंग पॉइंट पर हो, पिछले साल बिका था 250, इस साल उम्मीद है बिकेगा 300, टर्न मार गया, 250 की बजाय 300 की उम्मीद लगा रखी थी, और 300 तो बहुत दूर की बात है, 250 भी नहीं बिका, 200 बिक गया, यहां ज्यादा मार पड़ती है। तो टर्निंग पॉइंट्स को प्रेडिक्ट करने में ये मेथड फेल है, क्योंकि ये पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे चल रहा है, और ये क्या मान के चल रहा है? पास्ट में जो हुआ वो फ्यूचर में भी होगा। ठीक है, इसको ये नहीं पता कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। चले, तीसरा एक्सपर्ट ओपिनियन। इसलिए किसकी राय है? एक्सपर्ट्स की। किसका एक्सपर्ट? अकाउंट का एक्सपर्ट या इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट? इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उनकी राय ली जाए, उनसे पूछा जाए, और एक एक्सपर्ट की राय ली जाए बहुत सारों की, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए, सेम पॉइंट ऑफ व्यू वाले नहीं, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, ऐसे एक्सपर्ट से बात करें आप। और सबसे इंडिपेंडेंट राय ले। इंडिपेंडेंट का मतलब कि दूसरे एक्सपर्ट से हमने बात की, ये बात उसको बताएं या ना बताएं? ठीक है, ये दूसरे एक्सपर्ट ने ये कहा था जी अब आप बताना, फिर तो वो बायस्ड हो जाएगा ना। तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन ले, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ले, डाइवर्जेंट एक्सपर्ट्स की ले, ठीक है, ना कि होमोजीनियस एक्सपर्ट्स की। उससे आपको सारे फैक्टर्स ध्यान में आ जाएंगे कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, फिर आप एनालाइज कीजिए। एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लीजिए, एक्सपर्ट से क्वेश्चनियर पूछिए। क्वेश्चनियर का मतलब होता है रिटर्न क्वेश्चंस। क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन कीजिए कि यस का मतलब हो कि हाँ डिमांड बढ़ेगी, और बहुत सारे नो का मतलब हो कि डिमांड गिरेगी। इस टाइप से क्वेश्चन ड्राफ्ट कीजिए, और फिर आप क्या कीजिए, एक्सपर्ट से कई लेवल पे बात कीजिए। एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। पहले राउंड में उनको ये मत बताइए कि हम दूसरे एक्सपर्ट से क्या बात कर रहे हैं, दूसरे में भी मत बताइए, बट फाइनल राउंड से पहले बता दीजिए कि दूसरे एक्सपर्ट्स ने
क्या कहा। दूसरे एक्सपर्ट कह रहे हैं सर ये तो नहीं होगा जो आप कह रहे हैं, दूसरे एक्सपर्ट कह रहे हैं ये तो नहीं होगा जी आप कह रहे हो, मिस्टर बी और सी कह रहे हैं ऐसा तो होएगा नहीं जैसा मिस्टर ए ने कह दिया है। वहां पे डिस्क्लोज कर दो, ठीक है, सबकी इंडिपेंडेंट राय लेके अब डिस्क्लोज कर दो और अब उनको ये कहो कि आप बताओ मिस्टर बी और सी कह रहे हैं कि मिस्टर ए की बात गलत है, आप अपनी बात को सही साबित करो। ऐसे मिस्टर बी को कहो कि ए और सी कह रहे हैं आपकी बात गलत है, सही साबित करो इसको। इससे ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन, ज्यादा इनडेप्थ एनालिसिस हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। और उनको एक दूसरे से मिलने मत दो, फाइनल राउंड से पहले तक उनको मिलने मत दो, फाइनल राउंड में उनको इकट्ठा बिठा के फिर महाराय बनाओ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड, मोस्ट मॉडर्न मेथड। और जो मैंने बोला है कि एक्सपर्ट से अलग अलग बात करो, इंडिपेंडेंट राय लो, एक दूसरे की राय उनको बताओ मत, फिर दूसरे तीसरे राउंड में उनकी राय एक दूसरे को जाहिर करो, लेकिन एक दूसरे की राय बताओ, आइडेंटिटी मत बताओ कि किसने ये कहा, फिर बता दो कि इसने ये कहा था, फिर उनको लड़वाओ, फिर मंथन करो, फिर अमृत निकालो। ये सारा डेल्फी टेक्निक है, यूएसए में रैंड कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया था और ये सबसे मोस्ट एडमायर्ड टेक्निक है जिसको ओल्फ हेल्मर ने विकसित किया था, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये मेथड? चलिए, यहां से जो हमें एस्टिमेट मिलेंगे वो 100% सही होंगे या मोस्ट रिलायबल? मोस्ट रिलायबल। पहले दोनों मेथड से ज्यादा अच्छा होगा, क्लियर। लेकिन आप इस मेथड को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने यहां पर लार्ज कस्टमर से बात नहीं की तो सस्ता भी पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप कस्टमर्स के बीच में उतरोगे तो आपको बहुत बड़ी फोर्स चाहिए कस्टमर से बात करने के लिए, ठीक। तो जहां पर बल्क बायर हो वहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड उल्टा सस्ता पड़ता है और बढ़िया भी है और स्पीडली काम हो जाएगा, क्योंकि बल्क बायर है, आप उनसे कितनों से बात करोगे, बहुत महंगा पड़ेगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो बल्क बायर में कौन सा मेथड यूज कीजिए? इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेथड, जिसका एक टाइप क्या है? डेल्फी टेक्निक, गिवन बाय हेल्मर, ठीक है, यूएसए के थे। चले, स्टैटिस्टिकल मेथड सुना है? स्टैटिस्टिकल शब्द क्या होता है? डाटा। डाटा के साथ खेलना अच्छी बात है क्या? हाँ, डाटा के साथ अगर आप प्लानिंग से खेले तो अच्छी बात है। पास्ट में जो होता हुआ है क्या फ्यूचर में रिपीट हो सकता है? पक्का तो नहीं है बट हो सकता है। और क्या हम पास्ट एक्सपीरियंस से फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेते रहे हैं? फोरकास्टिंग, ठीक है। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड कहता है कि देखो इस साल में कितनी सेल्स थी, इस साल में कितनी थी, इस साल में कितनी थी, इस साल में कितनी, तो उसके बेसिस पे ट्रेंड लाइन बना दो, तो अगले साल में कितनी होगी वो ट्रेंड लाइन को आगे खींच दो। इसको बोलते हैं ट्रेंड को प्रोजेक्ट कर दो, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। मान लो कि पिछले सालों में आपकी सेल्स कुछ ऐसी रही है, ये एकदम पिछला साल, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, बोले इस साल सेल इतनी है, लेकिन ये मेथड कहां पे फेल हो जाएगा? जहां पे क्या आने वाला है? टर्निंग पॉइंट। वहां पे आप सोच रहे हो ऐसे 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 होएगा और हो गया क्या? ऐसे, ठीक। टर्निंग पॉइंट पर ये मेथड फेल है। ग्राफिकल मेथड मैंने आपको समझाया कि आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिए पॉइंट्स को कि 2015 में हमारी सेल ऐसी थी, 2016 में ऐसी, 17 में ऐसी, 18 में ऐसी, 19 में ऐसी, तो उसके मुताबिक 20 में होनी चाहिए ऐसी। ये ग्राफिकल मेथड है। लीस्ट स्क्वायर मेथड में आप क्या करते हो कि जो आपने कैलकुलेट किया है और जो आपका एक्चुअल डाटा है, कैलकुलेट का मतलब जो आपने एस्टिमेट किया था और जो एक्चुअल है उनका आप डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या बोलेंगे उसको? डेविएशन। डेविएशन बोले तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रोजेक्टेड। फिर उन डिफरेंस का स्क्वायर ले लीजिए, डिफरेंस का क्या ले लीजिए? स्क्वायर, जिससे माइनस का साइन क्या हो जाए? खत्म, ठीक है। और फिर उन स्क्वायर्स को जोड़ लीजिए। आपने क्या किया? एक्चुअल और प्रोजेक्टेड डाटा का डिफरेंस लिया, डेविएशन, और डेविएशन का स्क्वायर कर दिया, तो उससे माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस। और अब उन स्क्वायर्स को जोड़ दिया, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके डाटा में कितनी डेविएशन है, ठीक। उसके बेसिस पर आप फ्यूचर को ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो। लीस्ट स्क्वायर मेथड। उसके बाद बेटा रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी थे, जिसमें हमने कहा था कि जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, वो डिपेंड करती है दो फैक्टर के ऊपर, ठीक है, एक प्राइस और एक अदर देन प्राइस। अगर मैं सिर्फ प्राइस की स्टडी करूं तो वो कुछ ऐसा हो सकता है,
100 प्लस 4p, 100 प्लस p, 100 प्लस p स्क्वेयर। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन लोगे तो p की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने लीनियर इक्वेशन ली। रिग्रेशन एनालिसिस कहती है कि अब आपको अगर डिमांड पता लगाना है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो p की वैल्यू पुट कर दीजिए, डिमांड आ जाएगी। और इलास्टिसिटी निकालनी हो तो वो भी सिखाया था मैंने इस मेथड से आपको, कि आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए dq अपॉन dp, तो 100 का 0 आ जाएगा और 4p का 4 आ जाएगा। क्योंकि p का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dp अपॉन dp क्या हो जाएगा 1, dq अपॉन dp 100 का करोगे वेरिएशन तो 100 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंस क्या आएगा 0, और 4 p के साथ होने के कारण बच जाएगा 4, और p का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1। किसी भी वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 1। अगर ये p स्क्वायर होता तो 2p आ जाता, इंटू 4 8p हो जाता। ठीक है, तो ये डी क्यू अपॉन डीपी आ गया। और इलास्टिसिटी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डी क्यू अपॉन डीपी इंटू पी अपॉन क्यू। पी की वैल्यू पुट कर दो, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, और पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दो, डी क्यू अपॉन डीपी आपने निकाल ही लिया। इस तरीके से मैंने आपको इलास्टिसिटी भी कैलकुलेट करना सिखाया था लीनियर इक्वेशन से, उसी को रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। ठीक, तो एक तरीका ये भी है। एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि एक्चुअल लाइफ में सारे फैक्टर एक साथ वेरी कर जाते हैं, इनकम भी, प्राइस भी, रिलेटेड गुड का प्राइस भी। और कंज्यूमर से जब आप पूछते हैं कि सारे फैक्टर इकट्ठे वेरी कर रहे हैं, बता क्या करेगा, कंज्यूमर कह रहा है मैं तो भाग जाऊंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं और मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं क्या करूंगा, बाय बाय। तो कंज्यूमर को क्या कहो कि तू ये सोच कि सिर्फ प्राइस वेरी होगा, और प्राइस बढ़ेगा, तेरी इनकम कांस्टेंट है, और सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस कांस्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ प्राइस। अब बता कि बढ़े हुए प्राइस पे तो कितने गुड्स खरीदेगा। ठीक है, इसी तरीके से उसको कहा कि दूसरे कंज्यूमर्स को कहा कि तेरी इनकम बढ़ गई और कुछ नहीं बढ़ा, प्राइस कांस्टेंट है, तो बता तू क्या करेगा। इसी तरीके से तीसरे से जाके पूछा कि बता भाई कि इस गुड का प्राइस कांस्टेंट है, बाकी सब चीजें भी कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया तो तू क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट छोड़ देगा या हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, क्या करेगा तू, कह रहा है कि मैं सब्स्टिट्यूट छोड़ूंगा नहीं, आपका खरीदूंगा नहीं, चाहे सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ जाए तो भी मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो फिर हम रेट गिराएं या ना गिराएं, ना गिराएं तो फायदा नहीं। इस तरीके से आप अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग फैक्टर्स के बारे में पूछो और फिर सबको इकट्ठा करके कलेक्टिव ओपिनियन बनाओ। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। यहां पर आपने एक टाइम पर कितने फैक्टर वेरी किए, एक, बाकी सबको क्या कर दिया कांस्टेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। किस पे किया एक्सपेरिमेंट, कंज्यूमर्स के ऊपर। और कंज्यूमर को क्या कहा कि एक फैक्टर वेरी करेगा, बाकी सारे कांस्टेंट है, उसके बेसिस पे आप बताओ। सबसे बड़ी दिक्कत कंज्यूमर क्यों बताएगा ये सब, उसके लिए पहले कंज्यूमर को समझाना पड़ेगा व्हाई ऑल अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाना पड़ेगा। वो कहेगा कि मेरे को नहीं पढ़ना लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब कंज्यूमर आम जनता से हम कैसे कहेंगे तू एक फैक्टर को कांस्टेंट कर, वो मानेगा नहीं इस बात को, कहे क्यों बाकी भी तो वैल्यू है। आप उसके साथ बहस कर नहीं सकते, ग्राहक तो भगवान का रूप है, बहस कैसे करोगे उसके साथ। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ाए, वो हमें पढ़ा देगा। उसको प्रोडक्ट दे दो, ताऊ होगा तो लाठी मारेगा, यंगस्टर होगा तो मुक्का मारेगा, बच्चा आएगा तो पत्थर मारेगा। ठीक है, हाँ तो बच्चा ही है वो। चल, आतंकवादी होगा तो ईंट मारेगा। चलिए, यहां पर हमने क्या किया, सभी कंज्यूमर को इकट्ठा करके उनसे पूछा या अलग अलग कंज्यूमर के ग्रुप बना, अलग अलग, फिर उनसे अलग अलग डाटा दिया। इस मेथड में टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ज्यादा, कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, फिर टाइम ज्यादा लगेगा तो। ठीक है, और कंज्यूमर इस बात पे एग्री भी नहीं होगा कि एक फैक्टर कांस्टेंट और बाकी सारे, एक फैक्टर वेरिएबल और बाकी सारे कांस्टेंट। चल, मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड भी बोलते हैं बेटा इसको हम। इसमें एक और तरीका है जो बॉटम मोस्ट में दिया हुआ पेज नंबर 54 के, कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड। कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड में आप क्या करो, कंज्यूमर को पैसे दे दो और मॉल में भेज दो, बोले कि खरीद जो तू खरीद सकता है। कंज्यूमर को हमने क्या किया,
उसकी हैसियत के अनुसार रुपए देती है। ठीक है, जैसे कि हमने नीलेश को 500 का नोट दे दिया, बोले जा जितना खर्च कर सकता है कर, देखते हैं क्या करेगा ये। ठीक है, तो हमने देखा कि इसने 500 रुपए से खाने पीने के आइटम खरीद लिए। फिर हमने विकास को 5000 रुपए दिए, हमने कहा जा खरीद, क्या खरीद सकता है, सारा तो खाने पीने में लगाएगा नहीं। ठीक है, इसने क्या किया, कुछ खाने पीने का खरीदा और फिर उसने क्या करके खरीदे, कपड़े खरीदे। हमने फिर ऋतिक को 50,000 रुपए दे दिए, हमने कहा जा खरीद, ऐश कर, तूने बोनांजा प्राइज जीता है। अब इसने क्या किया, उस प्राइस से जाके मोबाइल खरीदा। तो हमें पता चला कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है वो किसको छोड़ता जा रहा है, फूड आइटम को, इसेंशियल्स को, या उनका एक लिमिटेड कंजम्पशन ही कर रहा है और उसकी बजाय किसका कंजम्पशन बढ़ा रहा है, लग्जरी गुड्स का, कंफर्ट गुड्स का। तो इस तरीके से भी आप स्टडी कर सकते हो। इसको कंज्यूमर क्लिनिक्स मेथड भी बोलते हैं, जो कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड है। इसका मतलब ये नहीं कि कंज्यूमर को लेबोरेटरी में लाना, इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर को पैसे देकर मॉल में भेजना कि खरीद, खुला खरीद, क्या खरीद सकता है। तो कंज्यूमर आपके सर्वे में रेडी हो जाएगा शामिल होने के लिए, वरना तो होगा नहीं। अच्छा, सर्वे किस पे करना है, मेल्स पे या फीमेल्स पे, दोनों पे। अब फीमेल को आप कहो कि आपको पैसे दे रहे हैं और तो आप बता दो, तो वो बता देगी, वरना वो बिल्कुल ही नहीं बताएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, लालची होती है, ऐसा कहता है तू बाहर मिलना। बैरोमेट्रिक मेथड। बैरोमेट्रिक मेथड क्या होता है, बैरोमेट्रिक मेथड वो होता है जिसके अंदर हम, ठीक है, किसी ना किसी इंडिकेटर का यूज करें। जैसे कि वेदर फोरेकास्टिंग वाले वेदर को फोरेकास्ट करते हैं तो कोई ना कोई उनके पास डाटा होता है, साइंटिफिक डाटा, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम बैरोमेट्रिक मेथड से बिजनेस साइकिल का पता लगा सकते हैं कि बिजनेस साइकिल कौन सा रहने वाला है। बिजनेस साइकिल के चैप्टर में हमने स्टडी किया था इनको, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग और कोइंसिडेंट। कौन सा इंडिकेटर अगर आपको दिख गया तो आपको समझ जाना कि मंदी या तेजी आने वाली है, लीडिंग। और जो साथ साथ चले मंदी और तेजी के, कोइंसिडेंट। और जो मंदी और तेजी खत्म होने के बाद उसके सबूत दे, कंफर्म करे, लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है, इन्होंने हल्का सा गलत किया हुआ है यहां पर, इन्होंने रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कोइंसिडेंट दिया हुआ है। ठीक है, उसको आप लैगिंग लीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको आप लैगिंग लीजिएगा। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को आप लैगिंग ले लीजिए और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को आप कोइंसिडेंट ले लो, तो आपके मॉड्यूल के दोनों पेजों की लाज बच जाएगी। ठीक है, बिजनेस साइकिल वाले की भी और इसकी भी। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को आप कोइंसिडेंट ले लो और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को आप अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को लैगिंग ले लो। ठीक, लीडिंग में क्या था, कैपिटल गुड्स के ऑर्डर। लीडिंग में क्या था, कंज्यूमर गुड्स के ऑर्डर। कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स के ऑर्डर बढ़ने लग गए, किसकी इशारे, तेजी के इशारे। कैपिटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर घटने लग गए, मंदी के इशारे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, ये कोइंसिडेंट फैक्टर है, इसका मतलब मंदी अभी जारी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, इसका मतलब मंदी जारी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रही है, इसका मतलब तेजी जारी है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होने से गरीबी छा गई, मंदी आ चुकी है पूरी तरह। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह हट गया और चारों तरफ प्रोस्पेरिटी है, इसका मतलब तेजी आने वाली है, आ चुकी है, आ चुकी है। तो आप ग्राफ के अंदर रिकवरी के स्टार्टिंग फेज में हो या अंत पे पहुंचने वाले, बिल्कुल उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने वाले हो। ठीक है, इससे आपको एक तो अप और डाउन कहां आने वाला है वो पता चल जाएगा, जिससे कि आप पास्ट को लेकर जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे थे वो कहां गलत साबित हो सकता है, उसका आपको पक्का पक्का पता चल जाए या हल्का सा आभास हो जाए, आभास हो जाए। देखो पूरा पूरा तो कहीं से पता नहीं चल सकता। क्लियर है? तो ये डिफरेंट मेथड है। यहां पर हमने क्या यूज किया है, साइंस का यूज किया है, खुद की जजमेंट का, या दोनों का? दोनों का। और दोनों का यूज करना है, क्योंकि कोई भी मेथड परफेक्ट नहीं है। इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा, इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस। इसलिए बढ़िया मैनेजमेंट क्या होगी, सिचुएशनल मैनेजमेंट, कि आप अपनी सिचुएशन देखें, हालात देखें उस टाइम पीरियड के, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले। इसलिए कोई भी बुक एक अच्छे मैनेजर को रिप्लेस नहीं कर सकती, और कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं हो सकते कि क्या करें और क्या ना करें।
इन मेथड्स में से कहां टाइम सीरीज का इस्तेमाल होता है आपसे पूछे तो आप ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में बोलिएगा। ठीक है, टाइम सीरीज का यहां इस्तेमाल होता है। टाइम सीरीज आपके स्टैट में चैप्टर भी है ना, ठीक है, उसका इस्तेमाल इतना तो पता ही स्टैटिस्टिकल मेथड में होगा। ठीक है, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में होता है। और ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के ही दो वेरिएंट है, ये ग्राफिकल और लीस्ट स्क्वेयर। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के ही दो वेरिएंट है। ठीक है, उसके दो टाइप है। लीस्ट स्क्वेयर मेथड को हम फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन भी बोलते हैं। लीस्ट स्क्वेयर मेथड को हम फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन भी बोल सकते हैं। और रिग्रेशन एनालिसिस में हमें नॉर्मल इक्वेशन लीनियर लेनी है। लीनियर का मतलब p की पावर 1 रखनी है, स्क्वायर लेना या क्यूब लेना 1। ठीक है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के और किस नाम से जानते हैं? मार्केट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट महंगे होते हैं सस्ते होते हैं? बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, यहां पर हम एक फैक्टर की स्टडी एक टाइम पे करते हैं या बहुत सारे फैक्टर? एक फैक्टर की एक टाइम पे। ठीक है, इसीलिए इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है और इसलिए महंगा हो जाता है। ठीक, चलिए जी। अच्छा, आप ये बताइए कि एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड महंगा होता है या फिर डायरेक्ट कंज्यूमर की इंटेंशन का पता लगाना? डायरेक्ट बड़ा महंगा पड़ता है। ये महंगा पड़ता है क्योंकि सभी कंज्यूमर से बात करना या कंज्यूमर के सैंपल से भी बात करना आसान काम नहीं है। ठीक है, और यहां पर रिजल्ट भी ज्यादा बेटर आता है, प्रोवाइडेड आपका कंज्यूमर बल्क में हो तो ये मेथड सस्ता पड़ेगा। ठीक, क्योंकि इतने सारे कंज्यूमर की बात सुनने की बजाय, कंफ्यूज होने की बजाय किससे बात कर लो? एक्सपर्ट्स से, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो ये आपके डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक था, इसको अच्छे से करना है। और डिमांड फोरकास्टिंग आपकी सीपीटी में नहीं होता था, सीए फाउंडेशन में ही आपके सिलेबस में डला है, तो ये एक नया टॉपिक है। ठीक है, और एक अच्छा टॉपिक इस सेंस में है कि डिमांड का चैप्टर काम कहां आता है। अक्सर बच्चे पूछते थे कि डिमांड का चैप्टर क्यों पढ़ते हैं हम, सप्लाई का चैप्टर क्यों पढ़ते हैं हम, तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, गुड बाय।